हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मेवाड़ शैली की 3 जो उप शैलियाँ थीं, उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली और नाथद्वारा शैली, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राजस्थान शैली को पढ़ लिया है और उसके बाद मेवाड़ शैली को पढ़ लिया है। राजस्थान की उप शैलियाँ 4 उप शैलियाँ हमने बताया था। मेवाड़ उप शैली है एक, दूसरी है मारवाड़ शैली, तीसरी ढूढ़ार, चौथी हड़ौती शैली। तो मेवाड़ शैली को हम लोगों ने कल की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको ये सब लेक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज हम मेवाड़ शैली की जो 3 उप शैलियाँ थीं, उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली तथा नाथद्वारा शैली, इन तीनों को पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम लोग मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं देवगढ़ शैली के बारे में। सबसे पहले देखेंगे देवगढ़ शैली। तो सबसे पहले आपका यही एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो गया कि देवगढ़ शैली किस शैली की उपशैली है। तो किसकी उपशैली है? मेवाड़ शैली की उपशैली है देवगढ़। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, देवगढ़ शैली किस शैली की उपशैली मानी जाती है? मेवाड़ शैली की। और ये किस वंश के तहत इसको संरक्षण मिला? सिसोदिया वंश के तहत। इसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ये बार बार पढ़ने से क्या होता है कि रिवाइज हो जाता है और आपको याद भी हो जाता है वो चीज़। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि देवगढ़ शैली किस शैली के अंतर्गत आएगी? मेवाड़ शैली की। और ये किस वंश के तहत फली फूली? तो सिसोदिया राजवंश के शासकों ने इसको संरक्षण दिया। अब देखते हैं देवगढ़ शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो देवगढ़ शैली की इस खोज जो है श्रीधर अंधारे ने किया। ये देखिए, खोज जो है श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली की खोज की। अब देखते हैं इसकी प्रसिद्धि किस रूप में है, यानी कि देवगढ़ शैली की क्या खास बात है, किसको देवगढ़ शैली नाम दे दिया गया। तो इसकी प्रसिद्धि जो है पटचित्र और भित्ति चित्र के लिए है। यानी कि ये पट का मतलब कपड़ा होता है, कपड़ा का पर्यायवाची है पट। देवगढ़ शैली में कपड़ा पर चित्र बनाया जाता था और दीवार, भित्ति का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, भित्ति को म्यूरल्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और भित्ति जो है दीवार, इसकी पर्यायवाची है। तो भित्ति चित्र का मतलब है दीवारों पर जो चित्रण किया जाता था उसी को भित्ति चित्र बोलते हैं। तो ये 2 प्रसिद्धि इसी रूप में देवगढ़ शैली प्रसिद्ध है। पहला है पटचित्र, दूसरा भित्ति चित्र। अब देखते हैं देवगढ़ शैली के चित्रों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हुई है। देवगढ़ शैली के चित्रों की प्राप्ति अजारा की ओबरी, कोई जगह रही होगी अजारा की ओबरी के नाम से, वहाँ से देवगढ़ शैली के चित्रों की प्राप्ति होती है। मोती महल से देवगढ़ चित्रों की प्राप्ति होती है और एक कपर द्वार से देवगढ़ शैली के चित्रों की प्राप्ति होती है। यहाँ से जो चित्र प्राप्त होते हैं वो देवगढ़ शैली के चित्र मिलते हैं यहाँ पर, इन तीनों जगहों पर। एक अजारा की ओबरी जगह का नाम है, दूसरा मोती महल, तीसरा कपर द्वारा। अब देखते हैं देवगढ़ शैली का बहुत इंपॉर्टेंट एक चित्रकार था चौखा। ये अगर पूछा जाए आपसे कि देवगढ़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार कौन है था, तो चौखा नामक चित्रकार देवगढ़ शैली का बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार है। तब देखिए, चौखा नामक चित्रकार ने अजारा की ओबरी में भित्ति चित्रण का कार्य किया है। जो यहाँ हम लोग इसके ऊपर पढ़े अभी, चित्रों की प्राप्ति जो है, चित्रों की प्राप्ति अजारा की ओबरी से मिला है। यहाँ पर भित्ति चित्र जो बनाया गया है अजारा की ओबरी में, उसको किसने बनाया है? चौखा नामक जो चित्रकार है देवगढ़ शैली का, उसने अजारा की ओबरी में भित्ति चित्रण का कार्य किया है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, देवगढ़ शैली की स्थापना किसने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग यहाँ इसके ऊपर पढ़े खोज किसने की, यानी देवगढ़ शैली की खोज किसने की। अब पढ़ रहे हैं कि देवगढ़ शैली को स्थापित किसने किया था। तो द्वारका रावत चूड़ामल ने किया। द्वारिका रावत चूड़ामल ने देवगढ़ शैली को स्थापित किया। अब देखते हैं देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रमुख अगर बात की जाए तो चौखा थे। उसके बाद नहीं, ये सब अन्य चित्रकार हैं, सभी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर प्रमुख चित्रकार की बात की जाए तो चौखा थे। आपके एग्जाम में अगर इन चारों चित्रकारों में से सबका नाम दे दिया गया है, 4 चित्रकार का, जैसे कि चौखा दे दिया गया, कांवला दे दिया गया, बगता दे दिया गया और बैजनाथ दे दिया, और उसमें से आपसे पूछा गया कि देवगढ़ शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? चौखा। और हो सकता है इसमें से 3 चित्रकारों के नाम दे दिए और एक किसी अन्य शैली के चित्रकारों के नाम दे दिए गए। आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा चित्रकार देवगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है। तो आपको इन सभी चित्रकारों को दिमाग में रखना होगा। इस टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं प्रमुख चित्रकारों में चौखा हो गए, कांवला हो गए, बगता, बैजनाथ
हरचंद, ये देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। अब देखते हैं देवगढ़ शैली का चित्रण विषय क्या था। इसके चित्रण विषय में देखा जाए तो राज दरबार, जो राज का जो दरबार लगता है उस पर आधारित चित्र बनाए जाते थे। हाथियों की लड़ाई बनाई जाती थी। देखिए कृष्ण लीला, मैंने आपको पहले भी बताया है, सभी शैलियों में, राजस्थान की सभी उपशैलियों में आपको कृष्ण संबंधी विषय मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान शैली पहले वीडियो में ही, दूसरे वाले वीडियो राजस्थान शैली का जो सेकंड पार्ट वीडियो है, आपको अगर आप हमारे कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको राजस्थान शैली पार्ट 2 करके एक वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि राजस्थान शैली की जो प्रमुख विषयों की बात की जाए अगर, तो कृष्ण संबंधी विषय प्रमुख विषय थे राजस्थान शैली के। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये राजस्थान शैली की उपशैलियाँ हैं, तो आपको कृष्ण संबंधी विषय सभी में मिलेंगे, सभी उपशैलियों में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी कृष्ण लीला संबंधी विषय देवगढ़ शैली की चित्रण विषय में आ रहा है। पहला चित्रण विषय क्या हो गया, राज दरबार, दूसरा हो गया हाथियों की लड़ाई, तीसरा हो गया कृष्ण लीला। अब देखते हैं देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल जरूर से ज़रूर आएगा। तो देखते हैं प्रमुख चित्र कौन सा था। एक सेकेंड। प्रमुख चित्र रतिक्रिया एवं गोधूली बेला, इसको किसने चित्रित किया है, चौखा नामक चित्रकार ने, जिसके बारे में अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चौखा नामक चित्रकार ने रतिक्रिया एवं गोधूली बेला का चित्रण किया है। ये भित्ति चित्र थे, ये भित्ति चित्र थे। ये दोनों चित्र रतिक्रिया और गोधूली बेला का चित्रण चौखा ने दीवारों पर बनाया है। अब देखते हैं अगला चित्र, कुंवर अनूप सिंह का शिकार करते हुए। कुंवर अनूप सिंह शिकार करते, यहाँ का नहीं होगा, कुंवर अनूप सिंह शिकार करते हुए एवं शिकार के पश्चात गोठ, गोठ का मतलब मांस होता है। पहली बात तो इनको ये दिखाया जा रहा है कि ये शिकार कर रहे हैं, और दूसरा उसी चित्र में ये भी दिखाया जा रहा है शिकार के पश्चात जो है गोठ यानी कि मांस दिखाया गया है। इसको किसने चित्रित किया है, गोठ का मतलब गोश्त होता है और गोश्त मांस को कहेंगे, तो इसको किसने चित्रित किया है, बगता नामक चित्रकार ने इसको चित्रित किया है। कुंवर अनूप सिंह को शिकार करते हुए दिखाया है और शिकार के पश्चात गोठ को दिखाया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला है नाहर सिंह जनाना महल में कर्नल टाट की सवारी। आपको याद है जनाना महल का निर्माण किसने कराया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर मेरा देखिएगा, उसमें हमने जनाना महल और मर्दाना महल दोनों को बताया है किस राजा ने इसका निर्माण करवाया है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और जिसको पता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो देखिए नाहर सिंह जनाना महल में कर्नल टाट की सवारी। देखिए यहाँ 3 चित्र है। पहला है नाहर सिंह जनाना महल में, दूसरा चित्र है कर्नल टाट की सवारी। यही वही कर्नल टाट हैं जिन्होंने राजस्थान नाम दिया था राजपुताना क्षेत्र को। अगर आपको याद हो राजस्थान शैली के सेकंड पार्ट में इसको मैंने बताया है, 1948 ईस्वी में राजपुताना क्षेत्र को कर्नल टाट, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने राजपुताना क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा भी गया है ये सवाल, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कर्नल टाट ने। अब देखिए इन्हीं की, ये कर्नल टाट जो है सवारी कर रहा है, ऐसा चित्र चित्रित किया गया है। तीसरा चित्र है नाहर सिंह द्वारा अपनी प्रेमिका को प्याला पकड़ाया जा रहा है। तो इन तीनों चित्रों का निर्माण बैजनाथ ने किया है। एक बार इसको रिपीट करते हैं, देखिए नाहर सिंह जनाना महल में कर्नल टाट की सवारी, नाहर सिंह द्वारा अपनी प्रेमिका को प्याला पकड़ाते हुए, ये तीनों चित्र बैजनाथ ने बनाए। ये यहाँ पर जो चित्र लिखे हुए हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से एक ना एक सवाल ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। अब देखते हैं अगला आगे के चित्रों को देखें। अगर देखिए गोकुलदास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए, सूर्य पूजा, शिकारी कुत्ता नामक चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। इनके जो है इन चित्रों की चित्रकारी किसने की ये नहीं पता है, ये नहीं पता लग पाया क्योंकि किसी बुक में ये नहीं दिया गया है इन चित्रों का निर्माण किसने किया। आपके लिए यहाँ पर यही इम्पॉर्टेंट है कि इन चित्रों को कहाँ संरक्षित किया गया है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। कौन कौन सा चित्र वहाँ रखा गया है, देखिए गोकुलदास श्रीनाथ की पूजा कर रहे हैं, ऐसा चित्र एक है। दूसरा चित्र है सूर्य पूजा, तीसरा है शिकारी कुत्ता। ये तीनों चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम
मुंबई में संग्रहित है। अब देखते हैं देवगढ़ शैली की विशेषता क्या थी। जो खास बात इसकी थी वो क्या थी? विशेषता का मतलब होता है खास बात, उस चीज़ की क्या खास बात थी। तो इसकी विशेषताओं में अगर देखें, पृष्ठभूमि में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जो धरातल जिस पर चित्र अंकित किया जाता था वो पहले पीले रंग से रंग लिया जाता था, उसके बाद उस पर चित्र बनाए जाते थे। तो पृष्ठभूमि में पीले रंगों का प्रयोग इसकी देवगढ़ शैली की विशेषता है। अब आगे देखते हैं, उदयपुर के बारे में पढ़ते हैं। ये देवगढ़ शैली हो गया, मेवाड़ शैली की उपशैली देवगढ़। अब मेवाड़ शैली की ही उपशैली उदयपुर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, उदयपुर शैली, सबसे पहला पॉइंट तो यही आपके लिए हो गया। उदयपुर शैली मेवाड़ शैली की उपशैली है। इसे जो है झीलों का शहर कहा जाता है, झीलों का शहर तथा पूरब का बेनिस। ये पॉइंट दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है किस उपशैली को झीलों का शहर या पूरब का बेनिस कहा जाता है। 4 उपशैलियाँ नाम दे दिया गया ऑप्शन में, तो उनमें से एक नाम होगा उदयपुर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, उदयपुर को झीलों का शहर या पूरब का वेनिस कहा जाता है। अब देखते हैं उदयपुर शैली की स्थापना किसने कराई। इसके पहले हम लोग देवगढ़ शैली की स्थापना देखें। अब देखते हैं उदयपुर शैली की स्थापना किसने करवाई। तो उदयपुर शैली की स्थापना राणा उदय प्रताप सिंह सेकंड ने करवाई। राणा उदय प्रताप सिंह सेकंड। और इसकी प्रसिद्धि किस रूप में है? पटचित्रों में। अभी हम लोग इसके ऊपर पढ़े, देवगढ़ शैली की प्रसिद्धि किस रूप में थी? पटचित्र और भित्ति चित्रों में थी। इसके केवल पटचित्रों में है उदयपुर शैली की। और अब देखते हैं उदयपुर के बारे में। और ये जो है सिसोदिया राजवंशों की प्रथम राजधानी थी। ये सिसोदिया राजवंशों की प्रथम राजधानी थी। सिसोदिया राजवंश के तहत ही तो मेवाड़ शैली फली फूली या संरक्षित हुई। तो ये पहली राजधानी उदयपुर को बनाते हैं। सिसोदिया राजवंश के जो शासक थे वो अपनी आरंभिक या प्रथम राजधानी उदयपुर को बनाते हैं। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो मेवाड़ की राजधानी भी उदयपुर थी। मेवाड़ की राजधानी भी उदयपुर। ये किसकी उपशैली थी? मेवाड़ शैली की उपशैली थी उदयपुर। अब अगला देखते हैं नाथ द्वारा शैली, जो कि मेवाड़ शैली की लास्ट उपशैली है। नाथ द्वारा शैली जो है मेवाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। ये एक पॉइंट हो गया आपका। अगला है, ये राज सिंह के समय में अस्तित्व में आई। नाथ द्वारा शैली जो है, राजा जो शासक थे सिसोदिया राजवंश के, राज सिंह, उनके समय में नाथ द्वारा शैली अस्तित्व में आती है। और इन्हीं के समय में 10 फरवरी 1972 ईस्वी में सिहाड़ नामक गांव में, सिहाड़ को सियार बोलते हैं, देखिए ऐसे सिहार भी बोलते हैं, कहीं कहीं सिहाड़ नहीं मिलेगा आपको, सिहार मिलेगा। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, सिहाड़ और सिहार नामक गांव था मेवाड़ क्षेत्र में। मैंने आपको बताया है, देखिए अगर आपको याद हो, ये जैसे कि राजस्थान हो गया, इसमें जो बड़े क्षेत्र थे, जैसे उन्हीं को मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती और ढूंढार 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए अगर, उसके बाद छोटे छोटे जो शैलियाँ थी उन्हीं को, अब जैसे मेवाड़ क्षेत्र, ये मान लीजिए मेवाड़ क्षेत्र है, इसमें जो छोटी छोटी शैलियाँ थी उन्हीं को जैसे कि देवगढ़ शैली हो गई, नाथ द्वारा शैली हो गई और उदयपुर शैली हो गई। इसी नाथ द्वारा शैली की जहाँ पनपी है वहीं पे एक सिहाड़ नामक गांव था, तो आएगा तो ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही सिहाड़ नामक गांव, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेवाड़ शैली की ही उपशैली है, उसी के अंतर्गत ये शैलियाँ आएंगी। तो ये जो सिहाड़ नामक गांव है ये मेवाड़ क्षेत्र में आएगा। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है सिहाड़ नामक गांव किस क्षेत्र में आएगा। चारों का नाम दे दिया गया, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, हड़ौती। तो आपको पता होना चाहिए सिहाड़ नामक क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। तब देखिए, नाथ द्वारा शैली राज सिंह के समय में अस्तित्व में आती है और इन्हीं के समय में, यानी यही इन्हीं के समय का मतलब यही ये काम करते हैं। 10 फरवरी 1972 में सिहाड़ नामक गांव में श्रीनाथ जी की प्रतिमा की स्थापना करवाते हैं। जो सिहाड़ नामक गांव था, इसी गांव में 10 फरवरी 1972 ईस्वी में राज सिंह जी जो शासक थे सिसोदिया राजवंश के, वो जो है श्रीनाथ जी की प्रतिमा की स्थापना करवाते हैं। तभी से जो है सिहाड़ नामक गांव जो था, तभी से देखिए इस गांव का नाम नाथ द्वारा पड़ गया। नाथ द्वारा का मतलब नाथ, जो नाथ भगवान जिनकी प्रतिमा स्थापित हुई थी उन्हीं का द्वार, इसी को नाथ द्वारा कहा जा रहा है। तभी से जब से इनकी प्रतिमा सिहाड़ नामक गांव में स्थापित होती है, उसी के बाद से इस क्षेत्र को नाथ द्वारा कहा जाने लगता है और मेवाड़ वैष्णो धर्म का केंद्र बन जाता है। मेवाड़ जो है वैष्णो धर्म का केंद्र बन जाता है। वैष्णो धर्म का केंद्र इसलिए बनता है क्योंकि जो श्रीनाथ थे इनको
श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता था और श्री कृष्ण जो है विष्णु के अवतार थे। तो इसीलिए ये जब जब इनकी प्रतिमा स्थापित हो जाती है तो मेवाड़ क्षेत्र जो है वैष्णव धर्म का केंद्र बन जाता है। अब इसकी स्थिति के बारे में अगर बात नहीं, इसके पहले एक पॉइंट है, इसको हमने बता भी दिया। देखिए, श्रीनाथ जी को श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। श्रीनाथ जो प्रतिमा स्थापित की गई उनको श्री कृष्ण मानकर पूजा की जाती थी कि ये श्री कृष्ण भगवान है। इस रूप में श्रीनाथ जी की पूजा की जाती थी। अब देखते हैं नाथ द्वारा कहाँ स्थित था, यानी कि उसकी स्थिति का मतलब कहाँ उस जगह थी। तो मेवाड़ की जो राजधानी उदयपुर थी उससे 5 मील दूर उत्तर में थी। जैसे कि यहाँ अगर मेवाड़ है, ऐसे मान लीजिए ये मेवाड़ है, 5 मील दूर, ये 5 मील अगर बना दीजिए, यहाँ पर थी उत्तर दिशा में। मेवाड़ से उत्तर दिशा में 5 मील दूर नाथ द्वारा स्थित था। इसकी स्थिति हो गई। ये आपके रीता प्रताप में दिया, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली जो है मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से 5 मील दूर उत्तर दिशा में थी। तो आपको पता होना चाहिए नाथ द्वारा जो है मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से 5 मील दूरी में थी। अब चरमोत्कर्ष देखें, यानी कि ये कब सबसे ज़्यादा, इसका चरमोत्कर्ष का मतलब ये होता है कब इसका बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था इस शैली में, कब बहुत ज़्यादा चित्रों का निर्माण किया गया, कब बहुत ज़्यादा इसको संरक्षण मिला, उसी का मतलब होता है चरमोत्कर्ष, या आप स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। चरमोत्कर्ष का मतलब स्वर्णकाल। तो इसका चरमोत्कर्ष जो है नाथ द्वारा शैली का तिलकायत श्री गोवर्धन जी के समय में हुआ है। तिलकायत जो है श्री गोवर्धन जी के समय में नाथ द्वारा शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। अब अगला पॉइंट जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पिछुआई के बारे में। ये नाच शैली की बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना नाच शैली को आप पिछुआई जो है ये नाच शैली की विशेषता थी जो कि जगत प्रसिद्ध थी। ये मौलिक देन मानी जाती है, नाच शैली द्वारा मौलिक देन मानी जाती है। अब पिछुआई है क्या? ये अलंकृत पर्दे हैं जो कि जैसे कि श्रीनाथ की जो प्रतिमा है, जैसे मान लीजिए ये प्रतिमा है, इसके पीछे ऐसे जो पर्दा लगाया जाता था उसी को पिछुआई बोलते हैं। अलंकृत का मतलब ये है इस पर्दे में बहुत सजावट की जाती है, इन पर्दों में जो सजावट की जाती है उसी को अलंकरण बोला जाता है। और इसी पर्दे को, जो मूर्तियों के पीछे पर्दे, बड़े बड़े पर्दे खूब सुंदर सुंदर सजा सजा कर लगाए जाते थे, उसी को पिछुआई बोलते हैं। अब पिछुआई क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मूर्तियों के पीछे लगाए जा रहे हैं, ये पर्दे जो है मूर्तियों के पीछे लगाए जा रहे हैं। और ये नाथ शैली की मौलिक देन मानी जाती है। मौलिक देन का ये मतलब है कि इसके पहले ये प्रचलन में नहीं था। ये जो पिछुआई है, जब नाथ शैली का उदय होता है उसके बाद से ये प्रचलन में आती है, यानी नाथ शैली ने इसकी उत्पत्ति की, पिछुआई की उत्पत्ति नाथ शैली द्वारा ही की गई, इसीलिए इसको मौलिक देन बोला जा रहा है। नाथ शैली का ये मौलिक देन है पिछुआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अब विषय देखें तो नाथ शैली का विषय जो है रासलीला था, कृष्ण की रासलीला। और चित्रकार देखें तो मथुरा व वृंदावन से जो चित्रकार आए थे वो नाथ शैली के चित्रकार माने गए। प्रमुख चित्रों की अगर बात की जाए तो प्रमुख चित्रों में गोवर्धनधारी बाल कृष्ण, जो कि गले की जो उनकी माला है पैरों को स्पर्श कर रही है। जो गोवर्धनधारी बाल कृष्ण का चित्रण नाथ शैली में हुआ है, उन्होंने एक माला पहन रखी है जो उनके गले से लेकर पैर तक है वो माला। ये देखने में कितना मज़ेदार है, तो आपको समझ आ गया होगा कि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। गोवर्धनधारी बाल कृष्ण नाथ शैली में बना चित्र है और इनके गले की माला पैरों को स्पर्श कर रही है, इतना बड़ा माला ये पहने हुए हैं। अब इनके प्रमुख चित्रकारों में अगर देखें तो कमला एवं इलायची महिला चित्रकार थी। कमला एवं इलायची महिला चित्रकार थी, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गई। नाथ शैली की महिला चित्रकारों में कमला और इलायची थी। अन्य चित्रकारों की बात की जाए तो नारायण हो गए, चतुर्भुज, भगवान, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, हरदेव, बिटुल, उदयराम, देवकृष्ण। देखिए सभी नामों में बिटुल को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी नामों में मतलब देवताओं का नाम है, भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, चित्रकारों के नाम पूछ ले, दे दे और आपसे पूछ ले ये किस शैली के चित्रकार हैं, आपको नहीं याद आ रहा, उस सवाल का आंसर आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप गेस के तौर पे ये दिमाग लगा सकते हैं कि जो नाथ शैली के चित्रकार थे वो उनमें सभी चित्रकारों में भगवान का नाम ऐड था। अब देखिए नारायण विष्णु को कहा जाता है, चतुर्भुज भुज जो है विष्णु को कहा जाता है, भगवान तो सभी को कहा ही जाता है, तो कृष्ण को भी भगवान कहा जाता है, विष्णु को, सबको
भगवान में तो सारे आ जाएंगे। अब इसमें भी देखिए राम लगा हुआ, लिंग तो विष्णु शंकर जी को कहा जाता है। अब चंपा लाल हो गए, घासी राम हो गए, इसमें देखिए राम लगा है, घासी राम। इसमें तुलसी राम, ये भी धार्मिक है। हर देव, इसमें देखिए देव लगा हुआ है। उदय राम, इसमें भी राम, इसमें देव कृष्ण लगा हुआ है। लगभग सभी नामों में भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से एक गेस भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं नाथ द्वारा शैली में किन किन शैलियों का संगम माना जाता है। देखिए अपभ्रंश शैली भी इसमें दिखाई देती है। नाथ शैली में अपभ्रंश शैली भी मिली हुई थोड़ा बहुत दिखाई देती है। कि मेवाड़ शैली की उपशैली तो थी ही, तो स्वाभाविक है मेवाड़ शैली उसमें रहेगी। इसमें जो है थोड़ा बहुत मारवाड़ शैली की भी विशेषता दिखाई देती है, और जयपुर शैली को भी इसमें देखा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है जो नाथ शैली है वो अपभ्रंश, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर शैली का संगम माना जाता है। तो आज हम लोगों का मेवाड़ शैली समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे मारवाड़ शैली। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।